हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 में जो भी एग्रीकल्चर के जो हमारे जो प्यारे भाई बहन हैं, जिन्होंने डीएचओ या एसटीए का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिए हैं और जिन भाई बहन का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई तो हो गया है। ये तो हमारा प्रथम चरण है कि हम प्रथम चरण से गुजरते हुए हम आ गए हैं द्वितीय चरण की ओर, यानी मुख्य जिसको बोलते हैं लिखित परीक्षा। ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये परीक्षा होने वाली है जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। ठीक है ना। तो मुख्य परीक्षा में आप लोग मुख्य परीक्षा की ऑनलाइन भी कर दिए होंगे। अब बात ये आती है कि हमारे माइंड में चल रहा होगा कि आखिर मुख्य जो लिखित परीक्षा है यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज का, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटजी होती है, वो होता है कि हम किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। हमें किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की हमें आवश्यकता है। हम किस टॉपिक को कितने घंटे पढ़ें, प्रश्न पत्रों की संख्या क्या होगी, कितने पेपर होंगे। वीडियो के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसमें जो होगा आपके प्रश्न पत्रों की जो मुख्य लिखित परीक्षा है, जो डीएचओ यानी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं जिला उद्यान अधिकारी, या जो आपका एसटीए है जिसको बोलते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये इन दोनों को जो परीक्षा हुई है, ये अब बारी आती है कि मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में क्योंकि इसका ऑनलाइन भी लगभग लगभग ख़त्म हो चुका है, 11 तारीख को लास्ट डेट थी। तो इसमें हमको लगता है कि मुख्य परीक्षा लिखने के लिए हमें टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इसीलिए आपने जो स्ट्रेटजी है, कितनी बेहतर और कितनी हमें लिखने की प्रैक्टिस करने की हमें और आपको आवश्यकता है। तो पहले हम समझते हैं क्या क्या पॉइंट है जो हमें और आपको विशेष ध्यान देना है। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के भाई बहन हैं, जो भी डीएचओ का, जो एसटीए का, यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज का एग्ज़ाम दिए हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं और पहुँचे हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए हमें कुछ पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारा है द्वितीय चरण जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। इसमें आपकी जो प्रश्न पत्रों की संख्या, इसमें आपके 3 प्रश्न पत्रों की संख्या होगी। ठीक। इसके बाद दोस्तों, प्रथम सत्र समय अवधि 3 घंटे का होगा। जो आपका पहला पेपर है, यानी प्रश्न पत्र संख्या नंबर 1 जो आपका होगा, वो आपका होगा सामान्य अध्ययन, जिसको बोलते हैं जीएक, बोलते हैं जीएस या जीके, कुछ भी बोल सकते हैं। सामान्य अध्ययन यही होता है। ये इसके जो समय रहने वाला है वो 1.5 घंटे का होगा। पूर्णांक आपके 50 अंक के होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध होने वाला है। समय वही रहेगा 1.5 घंटे का, पूर्णांक वही रहेगा 50 अंक का। इसके बाद जो द्वितीय सत्र समय अवधि है वो 3 घंटे का होने वाला है। तृतीय प्रश्न पत्र आपका पूर्ण रूप से वैकल्पिक होने वाला है। ठीक है। यानी वैकल्पिक मतलब होता है, यानी जो आपने पूरा एग्रीकल्चर जो पढ़ा है और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये वैकेंसी ही उसी की है, जिला कृषि उद्यान अधिकारी का। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, वो हमें वैकल्पिक विषय पर ही ध्यान देना है। ठीक है ना। इसके बाद मैं और आगे बताता हूँ कि आपको किस विषय पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता है। ठीक है। ये जो तृतीय प्रश्न पत्र है, ये वैकल्पिक विषय है। वैकल्पिक विषय का जो समय है वो 3 घंटा का होगा। इसमें पूर्णांक आपका 250 अंक के होंगे। ओके। लेकिन जो नोट गंतव्य प्रश्न पत्र को लेकर के जो काफ़ी चर्चा का विषय हमेशा रहता है कि हमें कितने प्रश्न को कितने शब्दों में हमें लिखने हैं, और हमारी जी कितनी अच्छी हमारी जो प्रैक्टिस रहेगी, वो हमारी जो है मुख्य यानी लिखित परीक्षा में हमें हमारा काफ़ी मदद करने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, प्रति प्रश्न 1 अंक के, शब्द सीमा 25 शब्द में, और 5 प्रश्न लघु उत्तरीय, प्रति प्रश्न 3 अंक के। समय जो शब्द की जो सीमा होगी वो 75 शब्द होगा। 5 प्रश्न आपके होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रति प्रश्न आपके 5 अंक के होंगे। शब्द सीमा आपकी जो है 125
शब्द यानी प्रातिनिधित्व होगी। द्वितीय जो प्रश्न पत्र है आपको ध्यान देना है, ये बात रही कि पहला जो प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें खास बात ध्यान देना है कि इसमें जो सामान्य हिंदी प्रथम खंड द्वितीय हेतु 25 अंक तथा हिंदी निबंध द्वितीय खंड हेतु 25 अंक निर्धारित हैं, ठीक है ना, ये निर्धारित है। जो आपका ये रही द्वितीय प्रश्न पत्र के विषय में। अब हम बात करते हैं तृतीय जो प्रश्न पत्र है वो क्या कह रहा है कि जो तृतीय प्रश्न पत्र होगा वो आपका पूर्ण रूप से वैकल्पिक होगा, यानी वैकल्पिक विषय में प्रश्न पत्र का स्वरूप शाखा विषयवर एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या 8 होगी। प्रश्नों पत्र खंड आ एवं खंड बा 2 भागों में विभाजित होगा, यानी खंड आ यानी खंड बा, ये वैकल्पिक विषय 2 भागों में क्या होगा, वो विभाजित होगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि खंड आ में 4 प्रश्न और खंड बा में 4 प्रश्न होंगे, यानी खंड आ में भी 4 प्रश्न होंगे और खंड बा में भी 4 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 से 5, ठीक है। प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्रों की जो संख्या है जो प्रश्न संख्या है 1 से 5 दोनों अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आपको दोनों अनिवार्य है, यही चीज आपको समझना है कि आपका जो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद आपका था प्रत्येक खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न, ठीक है ना, यानी आपको जो जो प्रत्येक खंड है, प्रत्येक खंड से आपको 2 प्रश्न क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। प्रश्न 2 प्रश्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रश्नों के अंक क्या होंगे, वो समान होंगे। जितने प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान होंगे तथा कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कुल आपको जो है इसमें आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने इसमें अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद आपके बात आती है कि जो आपका अंतिम चरण है इसको बोलते हैं, जब आप तृतीय जो आपका जो मुख्य लिखित परीक्षा है अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो अंतिम चरण है इसको बोलते हैं हम साक्षात्कार, इसको बोलते हैं इंटरव्यू। ये भी आपका 50 नंबर का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें जो निबंध है कि सबसे महत्वपूर्ण हमें किस निबंध को विशेष फोकस करना है, किस निबंध को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करना है। जो मुख्य परीक्षा यूपीपीसीएस डीएचओ एसटीए में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, चाहे वो एसटीए का हो चाहे डीएचओ का हो। इसके बाद निबंध में हमें किसका निबंध पढ़ना है, और जो है एग्रीकल्चर का जो पोर्शन होता है, इस एग्रीकल्चर के पोर्शन में हमें एग्रीकल्चर को ज़्यादा फोकस करना है या फिर हमें जो है हॉर्टिकल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। क्योंकि जो एसटीए की तैयारी कर रहे हैं वो तो एक एग्रोनॉमी ब्रांच के हो जाएंगे और बाकी जो डीएचओ है वो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के हो जाएंगे, यानी जिला कृषि उद्यान अधिकारी होंगे, ठीक है ना। तो जो उद्यान अधिकारी होगा तो उसका मतलब है कि हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर पे आपको ज़्यादा ध्यान देने यानी स्टडी करने की आपको आवश्यकता होगी, ठीक है। बताता हूँ अभी कि आपको कौन कौन से पोर्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें आपका जो मेंस परीक्षा होगी, जो आपका एग्रीकल्चर का जो सेकंड फेज होगा, ठीक है, जो सिलेबस मेंस रिटन एग्जामिनेशन जो फर्स्ट पेपर होगा इसमें जनरल स्टडीज़ के मैक्सिमम आपके 50 नंबर के होंगे। इंडियन एग्रीकल्चर में आपका जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, जितने भी रोल ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी, ठीक है, जो आपका कन्वेंशनल एग्रोनॉमी है, जो आपका मॉडर्न एग्रोनॉमी है, जो आपका हिस्ट्री एग्रोनॉमी है, इन सबको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन यूपी और एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, इन दोनों के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं इसको आपको इतना ज़्यादा इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो हमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ हमें
पेपर में पेन चलाने की आवश्यकता रहे, बस हमारे माइंड में चलता रहे, और हम जो है जो यूपी के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और जो इंडिया के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, हम फटाफट अगर हमारे परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अगर आता है तो हम इतना ज़्यादा इसको रट लें, इतना ज़्यादा इसको रट लें कि हमारे माइंड में वो पूरी तरह से एकदम फीड हो जाए। ठीक है ना। आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ यूपी, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, ये चीज़ें आपको जरूर पढ़ना है एग्रीकल्चर में। ठीक है ना। इसके बाद आपको पढ़ना है कि वाइट रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेना है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, जितने भी पॉइंट बचते हैं इसमें, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन का हो या आपका वाइट रेवोल्यूशन का हो, आपको इन सभी को बहुत डीपली में जाके पढ़ना है। ठीक है ना, ऊपर ऊपर आपको नहीं पढ़ना है, आपको एकदम अंदर तक पूरा घुस जाना है। आपको एक एक पॉइंट आपको क्या करना है, इसको निचोड़ लेना है। जैसे नींबू नहीं होता है कि हम जब नींबू को गाड़ते हैं तो पूरा रस इसमें से निचोड़ के हम निकाल लेते हैं, तो इसी तरीके से हमें एग्रीकल्चर का जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ इसको तो आप जरूर ही पढ़ लेना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। जिससे आपको मैं और बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है एग्रीकल्चर में। ये हो गया आपको एग्री क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया या यूपी, आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आपका सेकंड हो गया। तीसरा आपका है वाइट रेवोल्यूशन, क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन अभी चर्चा में रहा है, चर्चा का विषय भी रहा है कुछ महीने पहले, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है ना। इसके बाद आपको जो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो जनरल साइंस हैं, जो जनरल साइंस के जो कुछ हमारी जो टेक्नोलॉजी हैं उनको हमें पढ़ लेना है। ठीक है ना। इसके बाद आपको जो जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो जियोग्राफिकल जो क्षेत्र हैं इसको हमें पढ़ लेना है। जैसे इंडिया का जियोग्राफिकल क्या है, राजस्थान का जियोग्राफिकल क्या है ना, ऑल इंडिया का जियोग्राफिकल क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि जैसे फिजिकल है ना, आपका सोशल इकोनॉमिक्स है ना, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड, जनरल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स पढ़ लेना है आपको, है ना, जो जनरल इकोनॉमिक्स है इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो लिखित परीक्षा है। लिखित परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसमें आपको जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड में आपका सामान्य हिंदी, अधिकतम अंक आपका कितना होगा, 25 अंक का होगा। ध्यान से सुनना है सारी बातों को। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रथम खंड सामान्य हिंदी, अधिकतम अंक आपका 25 होगा। ठीक है ना। पहला पॉइंट है कि अपघटित गद्यांश के संप्रेक्षण में उसमें संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, यानी जो रेखांकित व्याख्या हमें आपको इसमें दिया रहेगा पेपर में, इसके जो शीर्षक हैं इसके हमें बहुत डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा ताकि हम अच्छी तरीके से उसको हम एक्सप्लेन कर सकें। इसके बाद दूसरा आपका है अनेकार्थी शब्द में आपका विलोम शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। एक आपका जो क्षेत्रीय भाषा है इसको पढ़ लेना है ना। वर्तनी क्या है, अर्थबोध, अर्थबोध क्या है, शब्द रूप क्या है, संधि क्या है, समास क्या है ना, क्रिया क्या है, हिंदी वर्णमाला क्या है। ठीक है ना। विराम चिन्ह, शब्द संरचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोकृतियाँ, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाले जो हमारी महत्वपूर्ण जो बोलियां हैं उन सबको हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली जो अशुद्धियां हैं। ठीक है ना। ये आपका रहा प्रश्न पत्र संख्या का द्वितीय जो आपका प्रथम खंड होगा। कुल मिला के आप ये जानिएगा कि हिंदी में जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जो आपका प्रथम खंड होगा, प्रथम खंड में आपका जो हिंदी का जो पूरा व्याकरण होता है इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा व्याकरण। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हिंदी का जो द्वितीय खंड है, इसको द्वितीय खंड में आपका आएगा निबंध, जो हिंदी के निबंध रहेंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत एक खंड होगा, ये भी जो द्वितीय खंड है हिंदी निबंध का, इसमें भी आपका जो अधिकतम अंक होगा ये भी आपका 25 नंबर के ही रहने वाला है। ओके। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में
से एक निबंध आपको लिखना होगा, ठीक है ना। आपको कई ऐसे निबंध दिए दिए जाएंगे जिसमें कि केवल आपको एक निबंध आपको लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम जो विस्तार की जो समय का जो शब्द सीमा होगी, आपको 500 शब्द में आपको ये निबंध आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे, जैसे कि कुछ निबंध आपको दिए जाएंगे। जैसे कि जो पहला निबंध है, इसमें आपका साहित्य संस्कृति का होगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन होगा। तीसरा आपका है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक जो समस्याएं हैं, जो निदान हैं, जो समस्याएं हो रही हैं, इसका निदान भी करना होगा। तो इसको भी ये हमें आपको पढ़ना पड़ेगा। जो चौथा आपका है विज्ञान तथा पर्यावरण, ठीक है ना। निबंध में अभी मैं आपको बताऊंगा कि निबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण निबंध होने वाला है वो क्या रहने वाला है। पहले मैं पॉइंट के विषय में बात करता हूँ, ठीक है ना। चौथा पॉइंट है कि आपका विज्ञान तथा पर्यावरण, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण। जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं उनके किस तरीके से सरकार के द्वारा किस प्रकार से इसका निदान हो रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका है कृषि उद्योग एवं व्यापार, ठीक। कृषि उद्योग में किस तरीके से व्यापार हो रहा है, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलप हो रही हैं, ठीक है ना। अब आपको हम बताएंगे इन निबंधों में से आपको सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो होगा वो आपका होगा छठवां। यानी छठवां मतलब होता है कि जो आपका कृषि उद्योग एवं व्यापार, ये पॉइंट को आपको स्टार करके लिख लेना है। ये निबंध आपको जरूर पढ़ना है। कृषि उद्योग एवं व्यापार, बार बार बता रहा हूँ, कृषि उद्योग एवं व्यापार ये सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हिंदी निबंध का। जो द्वितीय खंड है जो आपका 25 अंक का होगा, आपको 500 शब्द में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा। इसके बाद आपको पढ़ लेना है कि जो चौथा पॉइंट है विज्ञान तथा पर्यावरण, ये भी इसको भी स्टार लगा लेना। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके बाद आपको पढ़ लेना है कि जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं हैं इसको भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको जो साहित्य संस्कृति है इसको भी आपको पढ़ लेना है। ये चार ऐसे जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया, इसको आपको स्टार लगा लेना है। इस पे आपको कुछ ज़्यादा आपको बार बार लिखने की आवश्यकता है, आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप तभी अच्छी स्पीड से आप लिख पाओगे जब आप कोई A4 साइज में पैड पे रख करके आपको कम से कम एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार जो है हमको क्या करना है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो निबंध पढ़ रहे हो या हम किसी व्याकरण को पढ़ रहे हैं। खास करके निबंध हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया है कि निबंध आपको कौन कौन से पढ़ना है, आपको इस पे स्टार लगा लेना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी हमारे लिखित में हमारी स्पीड क्या होगी, वो दोगुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये निबंध रहे हैं। इसके बाद आपका होगा, बात करते हैं थर्ड पेपर, ठीक है। थर्ड पेपर का मतलब होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट मैक्सिमम जो होंगे वो 250 नंबर के होंगे, ठीक है ना। जो आपका थर्ड पेपर होगा वो आपका होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैक्सिमम 250 नंबर के होंगे। और आपका सिलेबस क्या है, पहला आपका है जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्लासेस 2 ग्रेड 1 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। जो DHO वाले हैं, बात को ध्यान समझिएगा, जो DHO वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर यानी जिला उद्यान अधिकारी, ये आपको, जिसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन, आपको यूपी के बारे में पढ़ लेना है, इंडिया के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, बहुत डीपली में आपको जाना है, क्योंकि बहुविकल्पी तो रहेगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स में देखा था कि जो मैंने पढ़ा था लेकिन माइंड से बाउंस हो रहा था। तो इसलिए आपको एग्रीकल्चर में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है, मानता हूँ कि बहुविकल्पी है, लेकिन आपको बहुत डीपली में जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी जाकर के जो फंडा होता है वो जाके क्लियर होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का यही आंसर जो है वो राइट हो सकता है। ओके, ये आपको मैंने आपको बताया। इसके बाद आपको एग्रीकल्चर के मीनिंग पढ़ लेना है, स्कोप पढ़ लेना है ना। जो इसको मेट्रोलॉजी है,
एटमॉस्फेरिक है, वेदर है, वेरिएबल्स है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है भैया, ग्लोबल वार्मिंग को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग कम से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे, पक्का समझना, ठीक है ना। इसके बाद आपको जो काजेस, आप जो क्लाइमेटिक चेंज है, क्लाइमेटिक चेंज से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एंड इट इज़ इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स, विदर, हजार्ड एंड ड्रॉस, फ्लॉट्स, फ्रॉस्ट क्या है, हीट क्या है, वेव क्या है, एंड क्लाउड ऑफ वेव क्या है, ठीक है ना। ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इसे आपका सेकंड पोर्शन जो आता है वो आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बहुविकल्पी में अगर मैं बात करता हूँ, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग से कम आपको 2 या 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसका जो कंसेप्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट भैया है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसी में ही आपके जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में ही आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लेना है, बीड पढ़ लेना है, बीड्स मैनेजमेंट पढ़ लेना है, ठीक है। देयर मैनेजमेंट पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पर्सन्स क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, एरीगेशंस एंड वाटर क्या है, वाटर को मैनेजमेंट पढ़ लेना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे यानी कुल मिला के आप ये जानिए, हमारा कहने का मतलब है कि आपने जो बुक रखा होगा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, यानी चाहे वो नीमराज चुंडा हो या अरुण कत्तान की वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड हो, आपको उन सभी पॉइंट हैं जो इसमें आपको जो सिलेबस में दिया है, इन सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप वो A4 साइज पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते एक आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है या कि नहीं, ठीक है ना। ये पढ़ते पढ़ते एक आइडिया लग ही जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद और क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये आपके रहे। इसके बाद आपको जितने भी क्रॉप्स हैं, आपको जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, वेजिटेबल्स हैं, ऑर्नामेंटल्स हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, कुछ जो मेडिसिनल प्लांट हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। एंड जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। इसे आपको जो फ्रूट साइंस में आपको जैसे कुछ फ्रूट्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जैसे कि आपका जो मैंगो का फ्रूट्स है, आपको मैंगो के बारे में पढ़ लेना है, मैंगो की कौन कौन से वैरायटी है। अभी जैसे मैंगो अभी हाल ही में जैसे मैंगो की कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिसको जीआई टैग मिला है, जीआई टैग किसको मिला है, किस क्षेत्र को मिला है, इन सब को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि क्रॉप में जैसे आपको मेज पढ़ लेना है, मिलेट्स पढ़ लेना है, सोरघम एंड बाजरा ऑयल सीड पढ़ लेना है, आपको मस्टर्ड भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। सिस्मम क्या है, सनफ्लावर क्या है, पल्सेस में आपको जैसे जो पल्स क्रॉप में आपकी जैसे पिजन पी पी एंड चिकपी, लेंटिल, उर्द एंड मूंग, है ना, शुगर केन एंड कॉटन, ठीक है ना, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जितने भी एक क्रॉप है, जैसे आपकी कैच क्रॉप हो गया, कैच क्रॉप क्या होता है ना, इंटर क्रॉप क्या होता है, ये सब जितने भी क्रॉप हैं कुल मिला के आप जानिएगा, जितने भी क्रॉप हैं आप पढ़ लीजिए। क्योंकि देखिए आपने जब बीएससी करते होंगे तो बीएससी में जो एग्रीकल्चर का, जो एग्रोनॉमी का, जो हॉर्टिकल्चर जो नोट्स बनाए होंगे, इनके लिए काफ़ी अच्छा विकल्प है कि जो हमारा नोट से ही काम आ जाएगा हमारे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये थर्ड पेपर है और ये थर्ड पेपर जो होगा ये वैकल्पिक होगा, ठीक है, यानी बहुत विकल्पी होगा। तो ऐसे में जो आप अपना जो नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स हमारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर काजेज एंड प्लांट, है ना, ये जो मेथड्स हैं एरीगेशन के, इनको आपको पढ़ लेना है। दोस्तों ये रहा आपका यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम जो मेंस एग्ज़ाम है। ये मेंस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताया कि कौन कौन से हमारे जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है, किस पॉइंट पे, किस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसको स्टडी करना है, ताकि हम देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होता है प्रैक्टिस। क्योंकि जितना ज़्यादा
हम और आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड से और उतना कम समय में काफ़ी जितने भी शब्द इसमें दिए गए हैं 500 शब्द में जो दिया गया है, इसको हम काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से इसको हम लिख सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, जो लिखित परीक्षा है इसमें जो कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ में सिलेबस फॉर मेंस जो रिटन एग्ज़ाम है, यानी जो आपको जो लिखित परीक्षा होगी, इसमें जो फर्स्ट पेपर में जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि आपको जो इंडियन एग्रीकल्चर है, जितने भी इंडियन एग्रीकल्चर के जितने भी पॉइंट हैं मैंने आपको अभी अगले बता चुका हूँ कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ये आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका आता है कि जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जनरल साइंस टेक्नोलॉजी में आपको जितने भी कुछ जो बेसिक नॉलेज एंड जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी जितने भी आपके हैं, ठीक है ना, ये आपको पढ़ लेना है ना। दिस इज आप कवर ऑफ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे, है ना, ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक, है ना, डिसिप्लिन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। ये सारे पॉइंट हैं जो कि सिलेबस में जाकर के आप लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंस एग्जाम में सेकंड फेज में जो सिलेबस में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो रोल प्ले करेगा एग्जाम में, वो होगा करंट अफेयर का, ठीक है ना। करंट अफेयर मान के चलिएगा कि जितने भी एक करंट अफेयर है 2024 का, ठीक है ना, आपको जितने भी करंट अफेयर हैं A to Z आपको पढ़ना, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। जैसे करंट अफेयर में जैसे करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इंक्लूडिंग ऑफ गेम्स, आपको ये चीज़ें पढ़ना। जितनी भी आपके जो राष्ट्रीय स्तर पे जो भी कुछ हुआ होगा करंट अफेयर में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ हुआ होगा, इसको आपको पढ़ लेना है। जो आपको IPL वगैरह हैं इनको आपको देख लेना। जितने भी गेम्स हुए हैं 2024 और 23 में, ध्यान से सुनना, करंट अफेयर आप 2 वर्ष का पढ़ लेना, एक 2023 का और 2024 का, ठीक है ना। 2023 के कुछ लास्ट के मंथ और 2024 के स्टार्टिंग से लेकर के आपको पढ़ लेना है। जनवरी से लेकर के आपको दिसंबर तक पूरा करंट आपको देख लेना है एक बार, ठीक है ना। इसके बाद आपका है कि जो सबसे बढ़िया है आपको पढ़ लेना है इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है ना। इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी के भी जो कुछ जो आर्टिकल्स वगैरह हैं इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इससे आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंक्लूडिंग नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, द जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इंक्लूडिंग क्या है ना, पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ लेना है, पब्लिक पॉलिसी को भी पढ़ लेना है। ये आपके जो है एक इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिसी क्या है ना, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपका मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के कुछ पॉइंट हैं, इसे पढ़ लेना है, ठीक है। ओके।